नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। 224 सीटों पर एक चरण में 10 मई को होंगे मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस, विपक्ष ने साथ देने से किया इनकार। गोल्डन टेम्पल में सरेंडर की तैयारी में भगोड़ा अमृतपाल, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण की रखी 3 शर्तें, दमदमा साहिब के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। पालघर केस में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने साधुओं की लिंचिंग मामले में सीबीआई जांच को दी मंजूरी, सरकार को दिए हलफनामा जारी करने के आदेश। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में तेजस्वी की बड़ी मुश्किलें, 4 हफ्ते में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करेगी सीबीआई, 8 मई को होगी अगली सुनवाई। आज की पहली खबर में बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मतदान की तारीख का ऐलान किया गया। कर्नाटक में मतदान एक चरण में 10 मई को होंगे और राज्य की 224 विधानसभा सीटों के नतीजे 13 मई को आएंगे। कर्नाटक में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बीजेपी ने अपनी जीत का दावा भी कर दिया है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दक्षिण भारत में बीजेपी के सामने अपने इकलौते दुर्ग कर्नाटक की सत्ता को बचाए रखने के लिए चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए वापसी का चैलेंज है। डॉक्टर साहब, लंबे इंतजार के बाद अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। सभी पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। देखिए, कर्नाटक का चुनाव बहुत ही क्रूशियल है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस इलेक्शन को 2024 का सेमीफाइनल है, तो इससे ये कोई तय होगा, ये बेकार की बातें हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव होता है, लोग उसके लिए वोट करते हैं। रही बात कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन की, तो कांग्रेस पार्टी एक डिवाइडेड हाउस है। कई सारे दावेदार हैं। डिवाइडेड हाउस भारतीय जनता पार्टी भी है। दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी को वापस होना पड़ेगा। अगर यहां पे कांग्रेस पार्टी वापसी नहीं करती है, तो ये जो तमाम भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की जो पोजीशनिंग है, वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगी। एक दूसरी चीज, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार चली है, वहां कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री कोई योगी आदित्यनाथ की तरह पॉपुलर लीडर नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत अपहिल टास्क है। वहां पे कौन चुनाव जीतेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या है? वो पक्ष में बस इतना ही है कि जो केंद्र द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं, खास करके गरीबों के लिए, वो जनता तक पहुंची है, ये इंश्योर वहां की सरकार ने किया है। तो एक ग्रासरूट लेवल पे इनके लिए कोई इस तरह का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि सरकार को बाहर कर देना है। दूसरी तरफ जो वहां के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चाह रहे हैं कि जैसे ही इसकी घोषणा की गई, सारे लोग वहां कहने लग गए बीजेपी के कि योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम यहाँ पे होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट स्कीम्स प्लस हिंदुत्व का तड़का लगाएगी और चुनाव में आएगी। लेकिन अब देखना ये है कि ये अडानी अंबानी सूट बूट की सरकार, ये जो तमाम दावे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, उसका असर इस चुनाव में होता है या नहीं। जो भी है, एक लिटमस टेस्ट कांग्रेस पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। जी बिल्कुल, चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। साथ ही बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी जीत का दावा भी ठोक दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद से कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन कर रही है।
इसी को लेकर अब पार्टी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि 3 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। वहीं इस मामले में कांग्रेस को विपक्ष की ओर से भी बड़ा झटका लगा है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों का साथ चाहिए और कुछ पार्टियां इसका विरोध कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे विपक्षी एकता को चोट पहुंच सकती है। डॉक्टर साहब, 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान बनाया था, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव का जो उनका प्लान था उसमें विपक्ष ने ही अपने पैर पीछे ले लिए। देखिए, पूरा प्लान ही कंफ्यूज प्लान है। आप किसी टीम को मैच के लिए ललकार रहे हो, ये जानते हुए कि आप मैच हार जाओगे। ये किस तरह की स्ट्रेटजी है? आपके पास लोकसभा में संख्या है क्या? नहीं है। तो आप कोई भी प्रस्ताव लेकर के आओगे, वो औंधे मुंह गिरने वाला है। होगा क्या? ये तमाशा करेंगे, बहसबाजी होगी, संसद का समय खाया जाएगा और जब वोटिंग का टाइम आएगा ये वॉकआउट कर जाएंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आप देखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा जो मैं आज बता रहा हूं। दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज हो चुकी है। आपको विपक्षियों का साथ चाहिए, साथ इस हिसाब से चाहिए कि सब कुछ आप खुद ही डिसाइड करें। तो कई सारी विपक्षी पार्टियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी स्ट्रेटजी आप जाने, आप बनाएं। आप हमें इस मसले में क्यों घसीटना चाह रहे हो, जबकि ये जानते हुए कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने प्लान बनाया कि आप सड़कों पर जाकर के विरोध करेंगे। सड़क पर न जनता आपके साथ है, न कार्यकर्ता आ रहे हैं। आपने इतना बड़ा तामझाम किया कि राजघाट पे राहुल गांधी के समर्थन में हम रैली करेंगे, 1500 लोग आए। मतलब बीजेपी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचे। तो ऐसे में जब जनता आपके साथ नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ नहीं, कानून आपके साथ नहीं, संख्या आपके साथ नहीं, तो ये किस तरह की स्ट्रेटजी है? दरअसल कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से वो जानती है कि जो फैसला सूरत के कोर्ट से आई है, उस फैसले को ये हाईकोर्ट में या कहीं और वो चैलेंज करेंगे तो वो उसमें ज़्यादा दम नहीं है। और उस फैसले को खास करके जो सजा 2 साल की सुनाई गई है उसको निरस्त किया जा सकता है बड़ी आसानी से। और कोर्ट ने जो 30 दिनों का वक्त दिया है, कांग्रेस पार्टी उस 30 दिनों को इस्तेमाल करना चाह रही है। इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी इनके पास नहीं है। जी, यानी कि विपक्षी पार्टियों ने भी अब कांग्रेस के एजेंडे को भांपते हुए उनके इस प्लान से दूरी बनाना ही सही समझा है। अगली खबर में बात करेंगे फरार आतंकी अमृतपाल की। शहर शहर भाग चुका देश को दहलाने की धमकी देने वाला आतंकी अमृतपाल अब सरेंडर करने का प्लान बना रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें पता चला है कि अमृतपाल गोल्डन टेम्पल में सरेंडर कर सकता है। इसे लेकर भगौड़े ने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह कि उसकी गिरफ्तारी को आत्मसमर्पण दिखाया जाए, दूसरी शर्त उसे पंजाब की जेल में रखा जाए और तीसरी शर्त ये कि उसके साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए। इससे पहले अमृतपाल को पंजाब पुलिस होशियारपुर में घेर चुकी है, लेकिन वहां से भी वो फरार होने में कामयाब हो गया। अब अकाल तख्त के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। डॉक्टर साहब, कैसे अब इतने दिनों बाद अमृतपाल सबके सामने आकर खुद आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार इस केजरीवाल से ये सवाल पूछना चाहिए कि तुम अमृतपाल को पकड़ने में लगे हो या उसके भागने में तुम एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हो। जब ये खबर आ गई कि होशियारपुर में उसको घेर लिया गया, वो निकला कैसे? आप अपनी तो साख मिट्टी में मिला ही रहे हो, पंजाब पुलिस को भी आप बदनाम करने में जुटे हुए हो। पहली चीज ये। दूसरी चीज, ये अमृतपाल शर्तें रख रहा है। किस बात की शर्त? और जब शर्त नहीं मानी गई, आपको गोल्डन टेम्पल के अंदर हीरो बना करके आपसे आत्मसमर्पण कराया जाए, ये आइडिया आया भी और इस बात पे कोई एग्री भी करेगा तो करेगा कैसे? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ये काम करती है तो आर्टिकल 356 तुरंत लग जाएगा। ये भगवंत मान को पूरे उसका बोरिया बिस्तर बंद करके हटा दिया जाएगा। और इसलिए ये जो तीनों मांगे हैं उसको रिजेक्ट किया गया तो वो फेसबुक लाइव पे आया। जब मांगे नहीं मानी गई तब
ये फेसबुक लाइव कर रहा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां की सरकार कर क्या रही है कि कोई फेसबुक लाइव कर रहा हो और आज के जमाने में ये पता ना चल पाए कि वो लाइव कहां से हो रहा है। ये बच्चों का खेल चल रहा है। फेसबुक लाइव में वो क्या कर रहा है? वो थका हारा लोगों से कह रहा है कि भाई लोग सड़कों पे आए, समर्थकों से अपील कर रहा है। भाई ये सब कहानी खत्म हो गई। अमृतपाल को लगा था कि जब उसे पुलिस पकड़ने आएगी तो पूरा पंजाब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। कोई नहीं आया। जो कुछ लोग साथ आ रहे हैं ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये दलाल किस्म के लोग हैं जो अमृतपाल जैसे आतंकी के साथ नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस हिंदुस्तान की इज्जत को नीलाम कर दिया है इस पूरे केस में। जी बिल्कुल, यानी कि अब अमृतपाल अगर सरेंडर कर देता है तो ये पंजाब पुलिस के लिए तो एक फेलियर रहेगा ही, साथ ही साथ उसके भी एक एक गुनाह का हिसाब किया जाएगा। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की हत्या मामले की। महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की लिंचिंग केस में लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वो हलफनामा दाखिल करे कि मामले को सीबीआई के लिए भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2020 में जो साधुओं और उनके ड्राइवर को बच्चा चोर समझकर उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिस पर महाराष्ट्र में काफी हंगामा हुआ था। डॉक्टर साहब, क्या अब आखिरकार साधुओं की लिंचिंग मामले में साधुओं को न्याय मिलेगा? साधुओं को ही नहीं, तमाम संत समाज को न्याय मिलना चाहिए। आप देखिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या किया। 2 साधुओं की लिंचिंग होती है, आप कह देते हो कि बच्चा चोरी का आरोप था इसके ऊपर। आज तक तो हमने नहीं सुना कि कोई पादरी कहीं रुका हो और उसको लोग लिंच कर दे इस बात को कह के ये बच्चा चोर है। कभी किसी मौलानाओं को आपने सुना कि वो बच्चा चोरी के मामले में उसे जो लिंच कर दिया गया? साधुओं की लिंचिंग हुई है और चूंकि इसकी जांच सही ढंग से उद्धव ठाकरे सरकार के तहत नहीं हो पाई, लोग तो यही कहते हैं कि श्राप लगा है, उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ चला गया। ये इन साधुओं की वो जो गुहार थी उसका असर है। उद्धव ठाकरे से एक और गलती हुई, आप खुद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब इसकी मांग हुई कि इस पर सीबीआई की जांच कराई जाए तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने इसका विरोध किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे सरकार से पूछा, राज्य सरकार, अब वहां शिंदे और फडणवीस की सरकार चल रही है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सीबीआई से था कि आर यू रेडी टू टेक दिस केस? सीबीआई ने कहा हां, हम इसकी जांच करेंगे और 14 दिन का टाइम दिया गया है कि ये 14 अप्रैल तक ये हलफनामा जमा करेंगे और इसकी सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे ऐसे खुलासे होंगे इस जांच से जिससे ये देश अपने आप में चौंक जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे केस में सच को दबाया गया। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में साधुओं के साथ हुए अन्याय के बाद अब मामले को सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद बेगुनाह साधुओं को न्याय तो मिलेगा ही, साथ ही मामले में कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। आखिरी खबर में बात करेंगे लैंड फॉर जॉब स्कैम की। रेलवे में लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए राबड़ी और मीसा भारती भी अदालत पहुंचे थे। इस दौरान कोर्ट ने आरोपियों की चार्जशीट की कॉपी देने को कहा है। सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख रखी है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ हुआ आज की सुनवाई में? देखिए, चार्जशीट के लिए वो कहा है कि 8 तारीख तक जो है हम चार्जशीट दे देंगे, 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत यह है कि यह मसला स्कैम से ज्यादा राजनीति का है। राजनीति का इसलिए है कि इसी केस को लेकर पिछली बार जब आरजेडी और जेडीयू, नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी की सरकार चल रही थी तो इसी मुद्दे पे सरकार टूटी थी। अब जब चार्जशीट के अंदर तेजस्वी का नाम आ जाएगा
तो नीतीश कुमार कितने दिनों तक तेजस्वी के साथ रहेंगे? फिर तो यही कहा जाएगा कि भ्रष्टाचारी के साथ आप सरकार चला रहे हो। तो ये जो पूरा केस है, ये ओपन एंड शट केस है। 200 से ज्यादा ऐसे लोगों का पता चल चुका है जिन्होंने रेलवे में नौकरी करने के बदले लालू परिवार या उसके परिवार से जुड़ी हुई कंपनियां, उसके लोगों को जमीन घूस में दिया। इन लोगों ने घोटाला करने का एक नया तरकीब निकाला। पैसे लेने के बजाय ये जमीन ही लिखवा लेते थे। तो अब ये मसला जब चार्जशीट का आएगा और उस चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम होगा, तब नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये यूपीए क्या करेगी, विपक्ष क्या करेंगे, और दलाल पत्रकारों का जत्था जो इस बात को लेकर के बार बार ये आरोप लगाते हुए एजेंसियों को गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उनके पास क्या जवाब होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना। जी बिल्कुल। अब तेजस्वी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने के बाद उनकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी और उनका भी हाल जल्द ही केजरीवाल के घोटालेबाज मंत्रियों जैसा होता दिखाई दे रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।